हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 15 का 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस को देखा था। इस क्लास में हम लोग 18 से लेकर 100 तक के 50 तक के क्वेश्चंस को इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रालय और विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो मंत्रालय और विभाग के संदर्भ में विचार करना है, तो यहाँ पर है। यहाँ पर विभाग दिया हुआ है, उसके बाद मंत्रालय दिया हुआ है। यहाँ पर दे रहा है सीमा प्रबंधन विभाग, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन बता रहा है। ये विधायी विभाग संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत बताया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत। यहाँ पर सही सुमेलित करना है। ऑप्शन का तरीका क्या है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इसका सीमा प्रबंधन विभाग किसके अंतर्गत आता है जी? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से और है जी? तो सीमा प्रबंधन विभाग के अलावा आंतरिक सुरक्षा विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग इसी के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग, लद्दाख कार्य विभाग। उसके बाद से गृह विभाग तो होगा ही। राजभाषा विभाग, कौन सा? राजभाषा विभाग भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर जो दे रहा है विधायी विभाग संसदीय कार्य मंत्रालय, तो ये गलती है। कैसे कि यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्रालय नहीं बल्कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विधायी विभाग जो है विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दे रहा है भूमि संसाधन विभाग, दे रहा है भूमि संसाधन विभाग के बारे में बता रहा है कि ये पंचायती राज मंत्रालय के तहत आता है। तो अब देखिए, भूमि संसाधन विभाग पंचायती राज मंत्रालय के तहत काहे के लिए आएगा? ये तो आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। किसके अंतर्गत आता है जी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है भूमि संसाधन विभाग। यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन गलती है, सही पूछा जा रहा था। यहाँ पर कोई भी नहीं सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन जो है। यहाँ पर बोला जा रहा है कोड ऑफ जेंटुलॉज। क्या? कोड ऑफ जेंटुलॉज के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर बता रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने का एक प्रयास था। कोड ऑफ जेंटुलॉज में यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान लाई गई थी। यह बोल रहा है कि यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान लाई गई थी जी। और यहाँ पर दे रहा है कौन सा सही है, और कथन का तरीका है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पर दे रहा है एक नंबर तो एकदम सही है। कोड ऑफ जेंटुलॉज के संदर्भ में देखें तो यह क्या है जी? तो कोड ऑफ जेंटुलॉज मूल भारतीय कानूनों को अंग्रेजी फॉर्म में ही मूल भारतीय कानून को अंग्रेजी फॉर्म में जेंटू कहा गया। इंग्लिश फॉर्म में ब्रिटिशों ने जेंटू कहा इसे। इसमें पारंपरिक भारतीय कानून में मुस्लिम और यहूदियों को नहीं शामिल किया गया था। मुस्लिम और यहूदी चूंकि पाश्चात्य से पहले से ही यूरोपीय उनसे परिचित थे, इसलिए मुस्लिम और यहूदी कानूनों को इसमें शामिल नहीं किया। सिर्फ भारतीय या यूं कहें ब्राह्मण जितने भी कानून थे, ब्राह्मण कानूनों को ही जेंटुलॉज कहा गया। और ये भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी छोटे-छोटे दर्शन हैं, उनके भी कानूनों को इसी के तहत रखा गया है। और यहाँ पर दे रहा है कि यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान लाई गई थी। यह एकदम सरासर गलती। एक नंबर तो सही है कि भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रयास है, लेकिन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान नहीं, बल्कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान ही इसको लाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान लाया गया था, जब 1776 में प्रथम भारत में कानूनों का संहिताबद्ध करने का प्रथम प्रयास जब किया गया, जब कानून संहिता बनाया गया पहली बार, तो उसको कोड ऑफ जेंटुलॉज कहा गया। तो इसलिए वारेन हेस्टिंग्स के समय 1776 के बाद से कई सारे कानून बने जो कि मूल भारतीय कानूनों से समर्थित थे। इन्हें ही कोड ऑफ जेंटुलॉज कहा गया। तो इसके बाद से दे रहा है कि ये वारेन हेस्टिंग्स के दौरान किया गया था। तो ये दूसरा नंबर गलती, एक नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। और बता रहा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा का विघटन, 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका ऑप्शन पूछे जाने का तरीका है कि यहाँ पर दे रहा है उपर्युक्त में से कितने कार्यों के लिए संसद द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुवर्ती अनुमोदन आवश्यक है। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अनुवर्ती अनुमोदन आवश्यक है। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि अनुच्छेद 352 एकदम सही है कि अनुच्छेद 352 एक महीने के अंतर्गत इसका अनुवर्ती अनुमोदन देना आवश्यक माना जाता है, इसलिए एक नंबर सही है। और तीसरा नंबर दे रहा है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन, यह भी सही है। 2 महीने के अंतर्गत ऐसा करना पड़ता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, लगाने के बाद 2 महीने के अंतर्गत इसको पारित करना पड़ता है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल जो लगता है उसको उस पर भी नियत समय लागू होता है। यहाँ पर 1, 3 और 4 तो सही, लेकिन 2 नंबर जो दे रहा है अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन, यह गलती है। कैसे? लोकसभा का विघटन निश्चित समय के अनुसार नहीं, लेकिन जब मंत्रिपरिषद जब भी राष्ट्रपति को सलाह दे दे विघटित करने का, तब उसे विघटित कर दिया जाता है। यहाँ पर निश्चित समय सीमा नहीं है और इसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है संसद में।
इसीलिए दूसरा नंबर गलती है, तो केवल 3 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, केवल 3 कथन सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसको जेडएसआई कहते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जेडएसआई के संदर्भ में विचार करना है। वैज्ञानिकों ने क्लिनिडियम ललिते नामक एक नई प्रजाति की पहचान की है। क्लिनिडियम ललिते ये कौन सी प्रजाति है? यहाँ पर दे रहा है सांप की प्रजाति है क्लिनिडियम ललिते, या फिर भृंग या फिर बीटल की प्रजाति है, या फिर ततैया की प्रजाति है, या फिर मेंढक की प्रजाति है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक भृंग या बीटल की प्रजाति है, क्लिनिडियम ललिते। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर और का विचार करना है, तो सही कथनों पर विचार करना है। देखा रहा है प्रथम भारत सचिव लॉर्ड एडवर्ड स्टैनली थे। प्रथम भारत सचिव लॉर्ड एडवर्ड स्टैनली थे। भारत सचिव का वेतन और होम चार्जेस का हिस्सा था। भारत सचिव का वेतन जो था होम चार्जेस का हिस्सा था। यहाँ पर ऑप्शन तरीका क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो, इस तरह से क्वेश्चन का तरीका है। यहाँ पर दोनों के दोनों सही है कि प्रथम भारत सचिव लॉर्ड एडवर्ड स्टैनली थे और उनका वेतन होम चार्जेस का हिस्सा था। यहाँ पर एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर दे रहा कथन एक जो है, अनुमोदन मतदान प्रणाली, अप्रूवल वोटिंग जिसको कहते हैं, दलों के बीच, अप्रूवल वोटिंग दलों के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन और सीट बंटवारे की व्यवस्था की आवश्यकता को कम करती है। सीट बंटवारे की व्यवस्था की आवश्यकता को कम करती है। और इसके बाद से दे रहा है अनुमोदन मतदान प्रणाली लाभकारी है क्योंकि यह रैंक आधारित मतदान पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से एक सही है? यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है कि अनुमोदन मतदान प्रणाली से सीट बंटवारे की व्यवस्था की आवश्यकता को कम हो जाती है। लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा अनुमोदन मतदान प्रणाली लाभकारी है क्योंकि रैंक आधारित मतदान पर आधारित है, तो यह एकदम सरासर गलती है। यह लाभकारी नहीं है, हानिकारक है। यहाँ पर कथन एक सही है लेकिन दो गलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसको राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही नहीं है? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है जी? यहाँ पर दे रहा पहला राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1951 में उस वर्ष की जनगणना पूरी होने के बाद संकलित किया गया था जी। और उसके बाद से दे रहा है जो कोई भी यह बात साबित नहीं कर सकता कि वह या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उसे विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद से दे रहा है यह एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें नागरिक साबित करने का दायित्व नागरिकों पर ही होता है। नागरिक साबित करने का दायित्व नागरिकों पर ही होता है। जिन लोगों को विदेशी घोषित किया जाएगा उन्हें प्रत्यावर्तन संधि और असम समझौते के तहत बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। यहाँ पर जो दे रहा है किसके संदर्भ में? एनसीआर के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलती कथन पर विचार करना है। तो ये तीनों के तीनों तो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी एकदम सही है कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन पूरा डिटेल के साथ दिया हुआ है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है उस पूरी जनगणना के बाद संकलित किया गया था। 24 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट रखता है और अनूठी प्रक्रिया नागरिकों पर दायित्व डालता है। लेकिन तीसरा नंबर कहता है कि बांग्लादेश को ही सौंपा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बांग्लादेश को ही सौंप दिया जाएगा, केवल बांग्लादेश को ही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही गलती है और गलती ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करना है। स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा लाला हरदयाल, सतीश चंद्र बोस, प्रथम नाथ मित्र, वरिंद्र कुमार घोष, उल्लास कर दत्त। उनको उपर्युक्त में से कौन अनुशीलन समिति के सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? अनुशीलन समिति से कौन से जुड़े हुए थे जी? यहाँ पर जो दे रहा है और यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन का तरीका क्या है, 1 2 3 ऐसे करके दिया हुआ और इसमें एलिमिनेशन मेथड थोड़ा बहुत लग सकता है, अर्थात एक भी सही या फिर गलती मिल जाए तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर जो दे रहा है कि अनुशीलन समिति से सक्रिय रूप से संबंधित है। अनुशीलन समिति कहाँ पर बना था जी? यह अनुशीलन समिति यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र में बना हुआ था, बंगाल के क्षेत्र में। और यहाँ पर बंगाल से सभी के सभी थे यहाँ पर अनुशीलन बंगाल से जुड़े हुए। बंगाल के बोस थे, प्रथम नाथ मित्र भी बंगाल से थे, वरिंद्र कुमार घोष भी बंगाल से थे, उल्लासकर दत्त भी बंगाल से थे। लेकिन लाला हरदयाल कहाँ के थे? तो पंजाब के न थे, तो पंजाब के थे, तो ये कहाँ से इसमें सब अनुशीलन समिति से जुड़ सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलती है, बाकी सब सही है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड बेहतर तरीका से लग जाएगा। 1 नंबर किसमें नहीं है जी? इसमें यहाँ पर ज्यादा काम नहीं करेगा एलिमिनेशन मेथड। एक को छोड़कर बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कृषि निम्नलिखित कारणों में स्थिर रही। भारतीय कृषि निम्नलिखित कारणों में स्थिर रही थी जी। और यहाँ पर दे रहा है तकनीकी पिछड़ापन और उत्पादन की स्थिरता, स्थिर तकनीकें। उसके बाद से कराधान का अधिक बोझ और भू राजस्व कराधान का अधिक बोझ। उसके बाद से दे रहा है निरंतर युद्ध और कानून व्यवस्था में व्यवधान। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का पूछा जा रहा है, तो निम्नलिखित का उपयोग करके सही कथन का विचार कीजिए। सही आंसर चुन लेना है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कारण जो थे, जिसके कारण भारतीय 18वीं शताब्दी में भारतीय कृषि विकसित नहीं हो पाई और नीचे की तरफ दबते चले गए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला पद, सुर्खियों में रहने वाला पद जो है अपलिंक इनिशिएटिव किससे संबंधित है? अपलिंक इनिशिएटिव प्रारंभिक चरण के संधारणीयता केंद्रित नव प्रवर्तकों को समर्थन हेतु विश्व आर्थिक मंच का एक प्लेटफॉर्म है। यह निम्न विकसित देशों को, यहाँ पर किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है जी? तो अपलिंक इनिशिएटिव के संदर्भ में पूछा जा रहा है। अपलिंक इनिशिएटिव के संदर्भ में पूछा जा रहा है और यहाँ पर कथन का तरीका क्या, केवल एबीसीडी करके दिया हुआ है। यहाँ पर जहाँ जैसे ही हम लोग का एक सही निकल जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अपलिंक इनिशिएटिव, ये पहला नंबर ही सही है कि संधारणीयता केंद्रित नव प्रवर्तकों को समर्थन हेतु विश्व आर्थिक मंच का एक प्लेटफॉर्म है अपलिंक इनिशिएटिव। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। EWEF का यह योजना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की नागरिकता के संदर्भ में विचार करना है। भारत की नागरिकता के संदर्भ में विचार करना है। और यहाँ पर जो दे रहा है कि और यहाँ पर दे रहा है किसी व्यक्ति के जन्म से, यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन का कितना इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो इससे बढ़िया आंसर पहले देख लिया जाए। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन से देखते ही पहले क्वेश्चन पर दिमाग लड़ाने की जगह आंसर पर दिमाग लगाइए और देखिए कि क्या एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? सही कथन पूछा जा रहा है। क्या जी? तो सही कथन पूछा जा रहा है और कैसे है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एलिमिनेशन मेथड थोड़ा बहुत लग सकता है, अर्थात चार दांत दिखाने के हंसने के लिए आवश्यक है। ऐसे कि इसमें एलिमिनेशन मेथड लगने वाला एक भी सही गलती मिल गया तो हम लोग का आंसर बढ़िया से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, भारत में नागरिकता के संदर्भ में विचार करना है। तो नागरिकता के संदर्भ में पहला ऑप्शन है, किसी व्यक्ति के जन्म से भारत का नागरिक बनने के लिए यह पर्याप्त है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो, भले ही दूसरे स्थिति में कुछ भी हो। अब बताइए, इस आधार पर किसी को नागरिकता मिल जाएगा जी? यहाँ पर पहले था 1955 में प्रावधान किया गया था कि 1955 और 86 में यह प्रावधान था कि नागरिकता अधिनियमों में प्रावधान था कि एक व्यक्ति पति या पत्नी में से कोई भी एक जो है भारत का नागरिक हो तो बच्चों को नागरिकता मिल जाती थी भारत में जन्म लेने पर। लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया, 2003 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब जो है पति और पत्नी दोनों भारत के नागरिक होंगे तभी बच्चा भी भारत का नागरिक होगा, और नहीं तो उसे कानून के तरीके से उसे भारत की नागरिकता लेनी होगी। 1 नंबर तो सारा सवाल गलत हो गया। और दूसरा नंबर दे रहा है कि किसी व्यक्ति ने मानव प्रगति के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान की हो तो उसे प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के सभी या किसी अन्य शर्त को पूरा करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर यह भी गलती है, कैसे कि ऐसे ऑफर किया जाता है भले ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी अच्छा काम कर दिया, कहीं पर भी बम बना दिया, चाहे बारूद बना दिया, मानव प्रगति के लिए कोई काम कर दिया, बम तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई भी वैज्ञानिक है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है और ये आकर भारत का नागरिकता ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके लिए शर्तें कम नहीं होंगी। हाँ, ऑफर किया जा सकता है, तो इसलिए दूसरा नंबर गलती आप देखिए। एक सॉरी, ये सही है कि यहाँ पर जो दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है, यहाँ का तरीका क्या है, यहाँ पर जो दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो मानव प्रगति के लिए, इस पर ध्यान रखना है। हमने क्या बोला था कि कोई भी वैज्ञानिक काम हमने दिमाग में रखा था। यहाँ पर मानव प्रगति के लिए कोई काम करता है, समाज सेवा करता है, वैज्ञानिक सेवा करता है, शैक्षणिक सेवा करता है, तो मानव प्रगति के लिए कोई भी काम करता है तब उसे कुछ शर्तों से छूट मिल जाती है। जैसे कई सारे वैज्ञानिक हैं, पाकिस्तान के भी वैज्ञानिक हैं जिनको, और संगीतकार हैं, उनको भारत में नागरिकता आराम से मिल दिए जा चुकी है, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर एकदम सही है। तीसरा नंबर दे रहा है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो वहाँ का व्यक्ति स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाता है। यहाँ पर तो ये सही है कि जो विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है उसके नागरिक बन जाते हैं, लेकिन स्वतः नहीं, बल्कि भारत सरकार घोषणा करती है। भारत सरकार घोषणा करती है कि जो क्षेत्र हम लोगों ने पाया है उसे वहाँ के नागरिक जो हैं भारत के नागरिक बन चुके हैं। तो भारत सरकार घोषणा करती है, ना कि स्वतः ही हो जाता है ऐसा। यहाँ पर तीसरा नंबर भी गलती है। 1 और 3 दोनों के दोनों गलती है और केवल दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सरकारों को ब्रिटिश क्राउन से अपना अधिकार प्राप्त हुआ। 1935 के तहत कहा जा रहा है कि भारत प्रांतीय सरकारों को ब्रिटिश क्राउन से अपना अधिकार प्राप्त हुआ। और दूसरा नंबर दे रहा है, इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रांतीय विधायिकाओं को सभी शक्तियां हस्तांतरित करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू करना था। ये तो एकदम सही दिखाई दे रहा है कि अपना अधिकार दिया गया था प्रांतों को, लेकिन ये कह रहा है कि सभी शक्तियां हस्तांतरित कर दी जाएंगी। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार सभी शक्तियां प्रांतों को या फिर किसी और को दे दे? ये सरासर गलती हो जाएगी, सभी शक्ति थोड़ी ना दी गई थी। हाँ, कुछ ज्यादा स्वायत्तता दी गई थी, पूर्व की तुलना में उन्हें
एकीकृत कार्यपालिका बना दिया गया था। अर्थात पहले जो था 2 विषय था, हस्तांतरित था। 1919 में क्या बनाया गया था? प्रांतों के पास 2 विषय थे, एक तो हस्तांतरित और एक तो आरक्षित थे। लेकिन 1935 में क्या कर दिया गया? केवल एक ही विषय रखा गया। आज सबका सब हस्तांतरित ही रहा, आरक्षित विषय नहीं रहा था यहाँ पर। लेकिन इतना कह रहा है कि सभी शक्तियाँ दे दी गई थी, तो दूसरा नंबर सारा गलती हो जाती है। एक नंबर सही है, दूसरा नंबर गलती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा क्वेश्चन है और कथन का तरीका वही है। 1 और 2 का कथन है और व्याख्या करने से संबंधित है, विचार करना है। यहाँ पर रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के माध्यम से किया। रॉलेट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से किया। दूसरा नंबर दे रहा है, इस अधिनियम के तहत राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बिना जूरी के मुकदमा चलाया जा सकता था और बिना सुनवाई के उन्हें जेल में डाला जा सकता था। तो यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सही है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन किया था। लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, यहाँ पर दे रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, तो यह गलती हो जाएगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं नहीं बल्कि अन्य कोई जो जघन्य अपराध करता हो या फिर कोई षड्यंत्र से जुड़ा हो, तब उस पर उसको बिना जुरी के मुकदमा चलाया जा सकता था, ना कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर क्या के लिए तो बवाल और भी ज्यादा बवाल होता है। यहाँ पर 1 नंबर सही है, दूसरा नंबर गलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। विचार कर लेते हैं। संसद या राज्य विधान मंडल को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास को उस राज्य में कुछ रोजगार या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में निर्धारित करने से प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, वही क्वेश्चन का तरीका वही व्याख्या करने से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर एक भी इसमें इस टाइप के क्वेश्चन का एक लाभ है कि अगर एक भी क्वेश्चन मतलब कि कथन गलती मिल जाए तो हम लोग का आंसर तुरंत का तुरंत मिल जाता है, इस पर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि संसद या राज्य विधानमंडल को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास को उस राज्य में कुछ रोजगार या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में निर्धारित करना से प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक प्रतिबंध नहीं किया गया है। अगर प्रतिबंध किया गया होता तो कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में जो आरक्षण विधेयक लाया था कि जो कन्नड़ भाषा बोलता है उसको ही आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरियों में। हरियाणा में आया था कि हरियाणा के मूल नागरिक ही हरियाणा में 50,000 से कम की नौकरी ले सकते हैं ज़्यादा आसानी से 75% सीटों पर। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार, ना तो केंद्र सरकार रोक सकी, ना ही किसी भी केंद्र सरकार ने, कानून ने नहीं रोका इसको। रोका किसने? तो न्यायालय ने रोका, सुप्रीम कोर्ट ने रोका। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रोक दिया जाए राज्य सरकारों के किसी फैसले को और नियुक्तियों में आरक्षण को। तो दूसरा एक नंबर ही गलती है। 1 नंबर गलती होगा तो दूसरा पढ़े चाहे ना पढ़े हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 नंबर एक ही जगह है जहाँ पर 1 नंबर सही नहीं है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी की 11 मांगों के संदर्भ में विचार करना है। 11 मांग क्या थे जी गांधी जी की थी? यहाँ पर और क्या विचार करना है? तो सही कथन पर विचार करना है। सरकार द्वारा मांगों को पूरा करने से इनकार किए जाने के कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ जी। और इसके बाद से दे रहा है, इसमें ब्रिटिश आयातों से भारतीय वस्त्रों की सुरक्षा के लिए अनुरोध शामिल थे। तो दूसरा नंबर तो एकदम सही है, लेकिन पहला नंबर जो दे रहा है कि पहले मांग किया और नहीं होने पर असहयोग आंदोलन किया, तो ये सारा गलती है। कैसे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था जी? तो ये तो 1919 से शुरू हुआ था, 1920 से 1919 से शुरू हो गया था। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन 11 सूत्री मांग कब आया था जी? तो 11 सूत्री मांग 1930 में आया था। और कब आया था जी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है 11 सूत्री मांगे, ना कि असहयोग आंदोलन। 1 नंबर गलती है, दूसरा नंबर सही है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो यहाँ पर 1 नंबर ही गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता था? किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता था? यहाँ पर दे रहा है किस, देखिए पहले पूरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नवाब्स पद ब्रिटिश काल के दौरान किस संदर्भ में? नवाब्स पद, ये नवाब्स यहाँ पर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो नवाब्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? नवाब मतलब इसको ध्यान लगाइएगा कि नवाब का मीनिंग अलग होता है। यहाँ पर दे रहा है कि रियासतों के शासकों को दी जाने वाली उपाधि थी जी। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। ब्रिटिश अधिकारियों को दिया जाने वाला एक उपहासपूर्ण शीर्षक था। ब्रिटिश अधिकारियों को उपहासपूर्ण शीर्षक दिया जाता था। कोई भी खराब काम करता था ब्रिटिश अधिकारी तो उसको नवाब्स कहा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आज के समय में भी नवाब कहा जाता है। जो ज्यादा बढ़ चढ़ के रहता है तो उसको कहते हैं नवाब। तो वहाँ उस समय भी नवाब कहा जाता था ब्रिटिश अधिकारियों को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो गलत काम, खराब काम करता था उसको नवाब कहा जाता था। उपहासपूर्ण मतलब कि मजाक उड़ाने के लिए। अब यहाँ पर दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है। स्वदेशी आंदोलन, यहाँ पर दे रहा है आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन। उसके बाद आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस। और देखिए
स्वदेशी आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस प्राचार्य बन जाएंगे। यहाँ पर दे रहा भारतीयों द्वारा अपनी उपाधियों और मानद पदों का त्याग स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा था। यहाँ पर जो दे रहा है 1 नंबर तो सही है कि आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था। ये एकदम सही है कि आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है बंगाल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस थे। उस समय तो ये बच्चे थे, काफी छोटे उम्र के थे। कौन बना था जी प्राचार्य? तो वहां पर बने थे अरविंद घोष बने थे। अरविंद घोष बने थे, ना कि सुभाष चंद्र बोस। 1 नंबर, दूसरा नंबर गलती हो गया। और तीसरा नंबर दे रहा भारतीयों द्वारा अपनी उपाधियां और मानद पदों का त्याग दिया गया था। ये भी नहीं है, कैसी मानद पदों का त्याग, उपाधियों का त्याग उस समय हुआ था। कब जी? तो असहयोग रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट, उसके बाद से रॉलेट सत्याग्रह एवं अ, असहयोग आंदोलन के दरमियान किया गया था। असहयोग आंदोलन के दरमियान, ना कि स्वदेशी आंदोलन में। तो 2 और 3 गलती है, केवल 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। ऐतिहासिक घटना पर विचार कर लेना। यहाँ पर दे रहा है श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। सॉरी, यहाँ पर तरीका देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। सही गलती हर जगह नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं कैसे दिया हुआ था। यहाँ पर उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। क्या करना है? तो घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 1 है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना तो 1913 में की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में। मैडम भीकाजी कामा द्वारा जर्मन स्टुगार्ड में भारतीय तिरंगे का ध्वजारोहण 1907 में की गई थी। और यहाँ पर बलवंत फड़के तो ये कब थे? तो 1879 के आसपास थे ये, 1879 में थे ये। तो यहाँ पर सबसे पहली घटना कौन थी? ये तो 4 नंबर 1879 हो जाएगा। उसके बाद से 1 नंबर, तब हो जाएगा 3 नंबर, तब 2 नंबर। तो 4 1 3 2 किसमें हो सकता है जी? 4 1 3 2। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हम लोग आसानी से मिल गया आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुक्ति दिवस के महत्व को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? मुक्ति दिवस कब मनाया गया था जी? तो देख लीजिए यहाँ पर महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन और उसकी एक पृथक मुस्लिम राज्य की मांग के एक उपलक्ष्य मनाया गया। यह प्रांतीय सरकारों से कांग्रेस पार्टी के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया। यह सामूहिक कार्यवाही की शक्ति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जनता को संगठित करने की एक क्षमता का प्रदर्शन था। तो अब देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब 1939 में, सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने मतलब कि भारत के वायसराय ने स्वतः ही ये भारत को भी युद्ध में झोंक दिया, जिसके विरोध में कांग्रेस के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही इस्तीफा दिया तब मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त हो गया विधायिका में पहले जो कि यहाँ पर कांग्रेस के सदस्य थे वे बहुमत में थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया तो बहुमत में कौन आ गया जी? तो मुस्लिम लीग आ गए। मुस्लिम लीग के सदस्य आ गए। जब बहुमत में आ गए तो यहाँ पर छुटकारा मिलने से इनको ये बहुमत में आए। तो इसी के अवसर पर उन्होंने मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के संदर्भ में विचार करना है। और क्या विचार करना है जी? तो कौन सा सही नहीं है, अर्थात गलत कथन पर विचार करना है। और तरीका क्या है? एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। तो 2 दांत दिखाकर 4 दांत दिखाकर खुश हो जाने की जरूरत है कि थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लग सकता है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका एक भी सही गलती हो जाए तो हम लोग आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर दे रहा है इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। उसके बाद से दे रहा है राज्यसभा और लोकसभा के मध्य गतिरोध की प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक बैठक बुलाना अनिवार्य होता है। राज्यसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो दे रहा है कि सही नहीं है, यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सही है कि 250 निर्धारित की गई है, लेकिन अनिवार्य है तो ये गलती है, कैसे कि यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का कोई बातें नहीं होता है राज्यसभा में। और दूसरा नंबर दे रहा है राज्यसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। ऐसा कुछ नहीं कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है, सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर को है। और एक सीट अभी चंडीगढ़ के द्वारा मांगी जा रही है। तो केवल 1 सही है, 2 और 3 गलती है, और गलती ही पूछा गया है तो केवल सी हो जाएगा ऑप्शन। केवल 2 और 3 ही गलती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला यहाँ पर ऑप्शन नंबर है कालीकट, तंजौर, पुदुचेरी या फिर मसूलीपट्टनम। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मसूलीपट्टनम। डचों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक सिद्धांतों के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा सर्वप्रथम हुआ था जी? यहाँ पर दे रहा है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यही कब दिया गया था? तो 1858 में। और इसके बाद यहाँ पर दे रहा है वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की भागीदारी। तो उसी समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई थी? तो 1861 में दी गई थी। 1858 में
भारतीयों को शामिल किया गया था। द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत ही कब की गई थी जी? तो द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत 1919 में की गई थी। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1935 में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान 1935 में किया गया था। तो इसीलिए सबसे पहले सर्वप्रथम कौन सी घटना हुई थी जी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, वायसराय को अध्यादेश, सॉरी, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। और कैसे दे रहा है संगठन और संस्थापक? प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, सेवा सदन, बेहरामजी एम मालावारी, परमहंस मंडली, दादोबा पांडुरंग। और इसके बाद से है उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है जी? यहाँ पर तीनों के तीनों सही है। प्रार्थना समाज का संबंध आत्माराम पांडुरंग से था, सेवा सदन का संबंध बहराम जी एम मालावारी से था, परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग से संबंधित था। तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।